अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें और घूमते फिरते रहें और पढ़ते रहें, लिखते रहें अपने ख़र्चे पर। तो इसी के साथ एक नए व्लॉग में मैं हाज़िर हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको जो इश्यूज़ हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़ुद बताने वाले हैं और फिर हम डायरेक्टली एनालाइज़ करेंगे और फिर उनको बहुत से सारे सॉल्यूशंस भी देंगे और उसके साथ साथ इनकी जो है वो हालात ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे और इनके एम्बिशंस भी जानेंगे कि फ्यूचर में ये क्या बनना चाहते हैं, क्या ख्वाहिश लेके बैठे हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी रुकावट बन रही हैं सक्सेस के। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरे प्रोग्राम में आए और आप चाहते हैं कि आपकी भी मैं काउंसलिंग करूं और आपकी भी लाइफलाइन में सीधी करूं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी और फिज़िकली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और अगर शो पे आना है तो जितने सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशंस जिनकी होंगी या किसी एक के जो है वो हम नाम सेलेक्ट करेंगे जिसके इश्यूज़ होंगे, उसको हम अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे और यहाँ पे पूरा एनालाइज करेंगे और फिर उसको भी शामिल करेंगे। तो आज जो मेरे साथ हैं गेस्ट, उनसे मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इर्तिज़ा और मेरी एज 19 ईयर्स है और मैं 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। अच्छा, तो मैं शुरू इस तरह करता हूँ कि मेरे जो बचपन के इश्यूज़ में काफ़ी बहुत समझो कि माइनर्स इश्यूज़ थे जिनके अंदर मेरा गुस्सा, मेरा अनकंट्रोलेबल बिहेवियर और ऐसी थॉट्स जिन पर मेरा कंट्रोल नहीं था, जिसे मैं कहते हैं कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप खुद अपनी सोच के दुनिया में आप रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो रहे थे। तो मुझे काफ़ी सिमिलर थॉट्स आती थी जैसे कि मैं ये चीज़ कभी देख चुका हूँ या मैंने फ्यूचर को मैं पहले से देख रहा हूँ, और ऐसी सोच जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। तो मुझे लगता था इन चीज़ों के कोई हल नहीं निकलेगा, यहाँ सिर्फ मुझे ऐसी बीमारी है जो कोई सॉल्व नहीं हो सकती है, इसका इलाज नहीं है। मैं इन चीज़ों को इग्नोर करता गया, लेकिन ये मेरी लाइफ में फिर चीज़ों में रुकावट बनने लगी, मेरी जॉब में, मेरी पढ़ाई में और मुख्तलिफ ऐसे इवन घर के छोटे काम भी जिसके लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ता था। तो मैं 10 मरतबा इसके सोचता था। एक एंशियस थॉट्स रहती थी कि यार कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए, कुछ अगले फ्यूचर के अंदर मेरा क्या होगा। तो फिर मैंने सर अजद से कांटेक्ट किया और फिर मैं इनके पास आया अपने सॉल्यूशंस के लिए। तो इर्तिज़ा थोड़े अरसे से मेरे पास आया और इसकी जो इश्यूज़ थे, मेंटली इश्यूज़ काफ़ी थे, क्योंकि इसने सेल्फ मेड स्टोरीज़ बनाई हुई थी और सेल्फ मेड बहुत सारी चीज़ों में फंस के खुद ब खुद जो है वो एक जैसे स्वेटर बुनते हैं, इस तरह के इसने जो है वो एक जाला बुना हुआ था अपनी थॉट्स का, अपनी फीलिंग्स का, जिसमें ये रहता हुए बहुत सारी चीज़ों में फंस गया था, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। और उसके बाद जो है फिज़िकली इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो गए थे, यानी कि पढ़ाई नहीं हो रही, इससे काम नहीं हो रहा। बाय द वे ये एजुकेशन प्लस जॉब ये दोनों में चल रहा है और इसे इश्यूज़ हो रहे थे। इसी तरह इसकी स्लीपिंग डिसऑर्डर था और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ थे जो फिर मैंने इसकी जो है वो फैमिली पूरी खंगाली, उनके भी चीज़ों को देखा और फिर इसको देखा, फिर इसकी बहुत सारी चीज़ों पे हमने आहिस्ता आहिस्ता काम करने शुरू किए और आज माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी कंडीशन में मेरे पास बैठा है। स्टिल इसकी कुछ चीज़ें अभी भी रहती हैं, बट ये कि आई थिंक इर्तिज़ा कितने % तुम समझते हो ठीक हो गए हो? मुझे जहाँ तक लगता है तो 80% मैं कह सकता हूँ, बाकी रिमेनिंग 20% इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी। तो 80% बताओ तकरीबन कितना 8-6 महीने में या साल में पूरा हुआ तुम्हारा? देखो, ये इशू अब से नहीं था, 5 साल से था मुझे, ठीक है। छोटा छोटा करके मैंने इसे बड़ा बना दिया, तो 6 महीना तो कह सकते हैं कि कंप्लीट रिकवरी में लगेंगे। तो 6 मंथ्स में जो है इर्तिज़ा ने आगे बढ़ा और हिम्मत नहीं हारी। मैंने सिर्फ इसको एक चीज़ कही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये अपने फादर के साथ आया था और फिर मैंने एक ही चीज़ की थी कि मुस्तकिल मिजाजी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि टाइप ऑफ थिंग्स ऐसी थी लाइफ में जिसको अलग अलग सॉर्ट आउट करके उस पर अलग अलग वर्किंग करनी थी। क्योंकि जब कोई आता है तो उसकी चीज़ों की मैं कॉज और इफ़ेक्ट्स देखता हूँ और कॉज और इफ़ेक्ट्स में पता लगता है कि मिक्स प्लेट है, तो फिर उसके एक सिरे से जो है वो शुरू किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लगता है और फिर उस चीज़ के प्रोसेस में जब आप गुज़रते हो तो आपका यकीन भी हो और आपकी एफ़र्ट भी हो और आप
जो सजेस्ट कर रहे हैं सामने वाला कर भी रहा हो, तो ऑटोमेटिकली जो है बग़ैर मेडिसिन्स के जो है वो इर्तज़ा आगे बढ़ा। ऐसे ही है जी बिल्कुल। और अब भी मैंने जब ये उस फेज से निकल आया तो इसकी रिकवरी के लिए, क्योंकि मैंने इसको फिज़िकली भी देखना है, इमोशनली भी देखना है और मेंटली भी इसको देखना है, तो अब मेंटली काम किया हमने, अब हम इसके फ़िज़िकल पे भी काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी है रेमेडीज़ जो ये यूज़ कर रहा है डेली बेसिस पे भी, वीकली भी, जिससे इसको जो है वो फिज़िकली बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे जिसमें कमज़ोरी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, विटामिन्स की कमी है और इश्यूज़ जो हैं, उसके हिसाब से जो है फिज़िकली हमने सिर्फ ऐसी मेडिसिन्स यानी कि ऐसी हर्बल हम यूज़ कर रहे हैं, रेमेडीज़ जो नुकसानदेह नहीं है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो जब वो यूज़ कर रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता उससे भी रिकवरी हो रही है। और अभी हम इर्तिज़ा तुम्हारी स्लीपिंग पे काम कर रहे हैं कि इसकी जो शेड्यूलिंग है, वो रात की जॉब करता था, रात की जॉब छुड़वा कर यानी कि रिलीफ देकर डे टाइम में जो है शिफ्ट हुआ है। और आगे बताओगे? तो इनके कहने पे जैसे मैं कहा था कि रात की जॉब है ना, वो अफेक्ट कर रही है मुझे काफ़ी, क्योंकि उसकी वजह से मेरा एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया था, थॉट्स ऐसी अजीब सी जिसकी आपका कोई बेतुका का मीनिंग भी नहीं होता था। तो ये सब रात को झाँकता था मैं पूरी रात। फिर उन्होंने कहा कि भाई रात की जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो वो मैं रात की रिमोट करता हूँ, लेकिन 3 से 4 घंटा, लेकिन सोने का एक शेड्यूल बना लिया मैंने काफ़ी, तो दिन में मैं शिफ्ट हो गया हूँ। तो बहुत बिग डिफरेंस है और हर कोई रात की जॉब नहीं कर सकता, ये बात तो 100% माननी पड़ेगी। क्योंकि इसकी टाइप ऑफ जॉब शायद इसने नहीं बताई है, वो भी बता दो सबको। तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्या क्या करते हो कंप्यूटर में? सबसे पहले तो मैं अपने बहनोई की कंपनी में लगा था, तो एज ए IT सुपरवाइज़र था। काफ़ी यंग एज में मैं सुपरवाइज़र रहा हूँ IT का, तो वर्क ऑफ लोड काफ़ी रहता है। इसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ अभी, और डेवलपमेंट ऑपरेशंस में डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। तो तकरीबन टीम का काम मुझे देखना, वर्चुअल मशीन, सर्वर एट्सेट्रा वगैरह जितनी भी चीज़ें हैंडल करना, उसके लिए आपको सोचना बहुत पड़ता है। तो ये काम सारी रात में नहीं हो पा रहे थे मुझसे, ना मैनेज हो रहा था रात से लेके सुबह तक। तो दिस अ बिग डिफरेंस। एक्चुअली हुआ ये कि ये ना खाने के अपना देख रहा था, ना पानी पीने का इंटेक का था, ना इसकी स्लीपिंग था। बस वो जो बहनोई की कंपनी में लगना और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना और फिर उसको पूरा करना, उसमें ये क्या था कि बस वहाँ ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, खाने पीने और बाकी दूसरी लवाजमात जो होते हैं लाइफ के, उसको इग्नोर करते ये इस हालत में पहुँचा। और जब पहुँचा तो इसकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब जो है मैंने इसको सजेस्ट किया है कि ये डे टाइम में जो है वो वर्क करे और रात में कोशिश करे जल्दी सोने की। और अभी तो इसकी बता रहा था छुट्टियाँ, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स होकर हटे, तो इस वजह से ये अभी फारिग है, तो थोड़ा सा लेट नाइट भी 2-2:30 बजे तक सो जाता है। तो इनफ है, मैं फिर भी कहता हूँ, मगर कोशिश करें कि अराउंड 12 से 1 के दरमियान लेकर आए अपनी स्लीपिंग ऑर्डर को। और उसके बाद जिस तरीके से ये नींद पूरी करेगा रात में, आपको भी पता है रात की वैल्यू क्या है। और बेमायने आप अगर लैपटॉप पे बैठे हुए, मोबाइल पे बैठे हुए, ये तो काम करता था, क्योंकि इसकी काम की नौइयत मैंने देखी है, जानी कि आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट लोगों को ऑनलाइन भी देख रहे हैं, वेबसाइट भी बना रहे हैं और उनके टर्बो शूटिंग भी कर रहे हैं। और इस तरह की रिमोटली जो चीज़ें ऑफिस से बैठ के हैंडल होती है, चाहे वो अमेरिका में, चाहे UK में, चाहे पाकिस्तान में, कराची में, किसी भी जगह पे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले जाना, ये उस तरह बैठ के भी लोगों को सर्विस दे रहा था, वहाँ दे रहा है। तो मैंने उसमें क्या होता है, माइंड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसके अगेंस्ट ये खा उतना नहीं रहा, क्योंकि भूख का टाइम है, वो लगा हुआ है, भूख का टाइम चला जाता है, बे टाइम खा रहा था, तो इसको वो चीज़ फ़ायदा नहीं दी। आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टमक इसका सूख गया था और फिर इसको कॉन्स्टिपेशन और दूसरी चीज़ें और हार्ट बीट फास्ट होना और ये बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने रिकवरी की, अभी स्टमक पे भी हमने काफ़ी हद तक काम किया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इर्तिज़ा की बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी, इसको समेटा है, टाइम लगा है। बट ये है कि बग़ैर आप कह लें कि एंटीबायोटिक कह लें या एलोपैथिक के जो है, होम्योपैथिक एलोपैथिक के बग़ैर जो है नेचुरल रेमेडीज़ जो होती हैं, उनसे जो है वो इसको हमने रिकवरी भी करवाई है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। क्योंकि आपकी बॉडी में जिस चीज़ की कमी है, फॉर एग्जांपल विटामिन D की कमी है, तो आपको D की डेफिशिएंसी होती है, तो अक्सर ख़वातीन को रहती है। तो उससे क्या होता है कि आपके
बॉडी थकी थकी रहती है और आप पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं समटाइम। जो है वो आप जोड़ों के दर्द में या पट्ठों के दर्द में या इसी तरह से डिफरेंट चीज़ों में आप ड्रैग इन हो जाते हैं आप। तो उससे बाहर निकालने के लिए आपको फिर पूरी थीम समझनी पड़ती है। तो इसकी थीम समझ के उसके बाद जब हम काम करने लगे तो इसको सबसे पहले हमने जो है कुछ मेंटल एक्सरसाइज दी, वो उसने की, और उसके बाद सेशन इसके बाकायदा इस कंडक्ट हुए और उसमें इसकी मेंटल प्रोग्रामिंग यानी कि माइंड को एक्सेप्ट करवाना कि माइंड गलत है। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि हमें मेंटली इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि मेंटली इश्यूज़ उनके पास होते हैं जो पागल खाने में जाते हैं या वो पागलों वाली हरकतें करते हैं। ज़रूरी नहीं है। आजकल की मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो हिप्नोसिस कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। मैंने प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ, पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसमें मैंने हज़ारों लोगों को ठीक किया है, और बग़ैर मेडिसिन्स के और बग़ैर रेमेडीज़ के भी। क्योंकि हर किसी को हर चीज़ नहीं हम देते। जो जिस तरह का ड्रैग इन होता है, किसी सिचुएशन में ड्रैग हुआ होता है, उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है। यानी कि हर मर्ज़ की एक गोली नहीं है मेरे पास, अलग अलग हैं, थेरेपीज़ भी और दूसरी चीज़ें भी। तो वो जब अप्लाई करते हैं तो फिर रिज़ल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होते हैं। और क्योंकि ये परमानेंट थेरेपी होती है और इसमें आप रिटर्न बैक के चांसेस 99% नहीं होते, 1% होते हैं। वो भी तब होते हैं जब आप उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे हो और एक जो प्रिकॉशंस साथ साथ चल रही होती हैं उसको थोड़े अरसे के लिए करना होता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स। ये भी बहुत ज़्यादा मैं टाइम बता रहा हूँ। 1-1.5 महीने में वो आप यूज्ड हो जाते हो तो वो चीज़ आपकी रिकवर हो जाती है। तो इर्तज़ा आगे के तुम्हारे क्या प्लान है, आगे तुम क्या अपने आप को देखते हो? आगे के फ्यूचर गोल्स तो ऐसे मैंने कोई खास रखे नहीं है कि मेरे टारगेट हो, लेकिन जहाँ तक ये है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लूँ, उसके बाद कोई स्टेबल जॉब भी ढूंढ लूँ। अच्छा बोला इसने, क्योंकि ये चीज़ वो है जब इसको रियलाइज़ करवाया हमने कि चीज़ों को फिक्स नहीं करना है लाइफ में, चीज़ों को ऑन टाइम देखते रहना है, अल्टरनेटिव तैयार करने हैं। जब आप किसी चीज़ को फिक्स कर लेते हो, अल्टरनेटिव नहीं बनाते हो, तो आपकी लाइफ में जो है वो एक लॉक लग जाता है, वो लॉक टूटता नहीं है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और ये पूरी कन्वर्सेशन आप समझेंगे इस व्लॉग को, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो किसी चीज़ को आप पाबंद ना करें कि यही मैंने करना है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर अल्टरनेटिव भी उसके बना लेंगे या पहला, दूसरा, तीसरा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी भी आप टारगेट बनाएंगे अपने, तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं। बट मेन थिंग ये है कि आप लॉन्ग टर्म टारगेट ना बनाएं, और शॉर्ट टर्म भी जो बनाएं वो डे टू डे उसको देखते रहें। 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर ना बनाएं, क्योंकि हालात दुनिया के भी और आपके भी और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो वो आपके कभी हालात फेवर में और कभी आपके हालात फेवर में नहीं है। तो सबसे पहले रिकवरी कैसे हो और उसको आप कैसे लेके चलेंगे, सबसे पहले अपने आप को देखें। जस्ट आप मेरे प्रोग्राम अभी जो देख रहे हैं, इसमें आप सिर्फ क्या करें, 1 मिनट के लिए आंख बंद करें और आंख बंद करके सिर्फ अपने आप को देखें कि आप मोबाइल कितना यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ ओवर एक्सेस यूज़ कर रहे होते हैं। आपको खुद पता लगेगा कि आप क्या करते हैं। तो 1 मिनट में आपको देता हूँ और साथ साथ मैं बोलता जाऊँगा। जैसे ही मैं फिंगर स्नैप करूँगा आप आंखें बंद करेंगे और देखेंगे कि आपके साथ क्या होता है। तो नाउ क्लोज योर आइज़। इमेजिन करें या विजुलाइज करें या अपनी बंद आंखों से देखें कि मोबाइल आप देख रहे हैं। तो अब अपने आप को देखें कि मोबाइल आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं। कुर्सी पे बैठ के देख रहे हैं, सोफे पे बैठ के लेट के देख रहे हैं, बेड पे बैठ के लेट के देख रहे हैं, फर्श पे बैठे हुए हैं, चलते हुए देख रहे हैं, वॉशरूम में देख रहे हैं, किचन में देख रहे हैं, टीवी देखते हुए देख रहे हैं, खाना खाते हुए देख रहे हैं, या आप जो है वो गाड़ी बाइक चलाते हुए भी देख रहे हैं, कॉल रिसीव कर रहे हैं, मैसेजेस के जवाब दे रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, मोबाइल बजा उसको देख रहे हैं, या अपना नहीं है तो अपनी मामा का, पापा का मोबाइल लेके यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे रीजंस और सॉर्ट आउट चीज़ें होती हैं, वो आप देखें। अब अपने आप को पर्सनली इमेजिन करें कि आप कहाँ अपना टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं मोबाइल पर। क्या ये मोबाइल आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपकी बॉडी की एनर्जी को यूज़ कर रहा है, आपकी
जो बॉडी या सेहत है उसके लिए नुकसानदेह या फ़ायदेमंद है? आपकी आंखें और आपकी बॉडी, इसकी जो रेज़ निकलती हैं मोबाइल की, उससे कितना अफेक्ट होती हैं? और आप देखें मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हुए आप किन चीज़ों में फंस रहे हैं? कोई भी चीज़ बार बार चेक करते हैं मोबाइल के अलावा भी, या मोबाइल आप इरिटेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, या आप जो है वो सोचते ज़्यादा हैं। मोबाइल देखते हुए तो नहीं इतना सोचते, मगर जब मोबाइल हट जाता है नींद में वो चीज़ें आपकी चलती हैं। आपकी डेली लाइफ में कुछ आपने मोबाइल पे मोबाइल सर्फिंग की होती है, नेट सर्फिंग, तो उसमें जो चीज़ें आप देखते हैं वो माइंड में चल रही हैं। अगर ये सब नहीं है तो फिर मोबाइल जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, मगर आपकी नीड बढ़ती जा रही है मोबाइल में। आप छोटे छोटे गेम्स खेल रहे हैं, आप किसी गेम में पड़ गए हैं जैसे पबजी वगैरह, या आप ड्रामे देख रहे हैं उसमें, या सिर्फ रील्स देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, या शॉर्ट्स देख रहे हैं यूट्यूब की। क्या देख रहे हैं? उसमें क्या नॉलेज ले रहे हैं? गार्बेज नॉलेज ले रहे हैं, या आप जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव नॉलेज ले रहे हैं? वो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हैं कहीं, या करेंगे तो कब करेंगे? अगर वो गार्बेज नॉलेज है, किसी काम की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 20 साल है और आप 50 साल की एज का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो आपके फ़ायदे की नहीं है, क्योंकि 30 साल आपने अभी एक्सपीरियंस करने हैं। और अगर आप 20 साल के हैं और 2 साल के बच्चे या 6 साल के बच्चे की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कौन सी ले रहे हैं, रिकवरी के लिए ले रहे हैं या कार्टून देख के अपने आप को खुश कर रहे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आप क्या कर रहे हैं। तो अब मैं जैसे फिंगर स्नैप करूँगा, 1 मिनट से ऊपर हो चुका है। नाउ ओपन योर आइज़। अब आप देखें और आपको खुद पता लगाएगा, रियलाइज़ करेंगे अगर आपको कुछ महसूस हुआ है और आपको अगर फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, कि आपको रियलाइजेशन शुरू हुई है या आपको पता लगा वो ये चीज़ तो गलत थी, इसको मुझे नहीं करना, तो अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, और जैसे जैसे आप कमेंट देंगे उसकी बेस पे मैं अगले प्रोग्राम आने वाले फ्यूचर में तरतीब दूंगा कि लोगों को इस टॉपिक पे भी लोगों पर बात करनी चाहिए और आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी राय देनी चाहिए। तो अब दोबारा आते हैं इर्तज़ा पर। और इर्तज़ा, एजुकेशन आगे मास्टर्स करने का है तुम्हारा? जी बेशक, मास्टर्स करने का तो इरादा है, लेकिन कोशिश है कि यहाँ से नहीं, बाहर अब्रॉड से, जर्मनी से कोशिश है मेरी। तो इसका मतलब है तुम जर्मन सीखोगे? तो जर्मन तो लाजमी है सीखना, वरना आइल्स भी करके निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो ज़ाहिर है वहाँ लैंग्वेज कोर्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, वो फिर आपको पहले लेने पड़ते हैं और उसके बाद जो है वो आगे चलता है। अगर इन केस जर्मनी ना जा सको तो अल्टरनेटिव तुम्हारी लाइफ में क्या है? ऑल्टरनेटिव तो नहीं सोचा है, क्योंकि जर्मन इसलिए सोचा था मैंने क्योंकि एक एजुकेशन फ्री थी और वहाँ स्टूडेंट सपोर्ट काफ़ी है आपको, कि आप स्टूडेंट होकर भी आप जॉब कर सकते हो, अपना खुद का खर्चा निकालना और सारी चीज़ें करना। तो जर्मन मैंने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। सेकंड, अगर आप कहते हो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास रहेगा फिर अमेरिका का, क्योंकि वो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं उधर, जानने वाले भी हैं मेरे, जो खुद स्टडी के लिए अब्रॉड गए हैं। तो पाकिस्तान में अगर रहते हो तो तुम्हें किस म्यार पे रहना पड़ेगा? कि अगर तुम फॉर एग्जांपल थर्ड ऑप्शन बनाते हो कि तुम पाकिस्तान में अगर रहते हो तो मास्टर्स करते हो, तो यहाँ पे तुम्हें कितने लेवल की जॉब चाहिए? क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी स्किल्स मैंने ऐसी देखी हैं, उससे आज तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो, बट तुम्हारी तवज्जो नहीं है, फ्री में बांट रहे हो अपने आप को। क्या मैं सही हूँ? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कोई आपके काम की ऐसे कदर नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर किसी को पता नहीं होता कि एक बंदा है, जैसे उसकी नॉलेज की कितनी वो कोर पोटेंशियल पे जा चुका है बंदा। अब फॉर एग्जांपल मेरी इस एज के अंदर मैं अगर अपनी सैलरी पैकेज कहूँ कि मैं कितना मुझे ऑफ़र करना चाहिए, तो दैट शुड बी कि मुझे 10 LPA पर एनम होना चाहिए, लेकिन मेरा जितना टारगेट है 30 to 40 है पर एनम, इतना LPA मेरा पैकेज का टारगेट है। तो यहाँ पे भी स्ट्रगल कर सकते हैं। मैं तुम्हें अभी फ़िल वक्त तो ये दुआ करेंगे तुम्हारे लिए कि तुम जर्मनी जाओ या अमेरिका जाओ, बट जब तक तुम्हारा रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ तुमने ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को स्किलफुल बनाना है। अगर कंप्यूटर फील्ड ही लेनी है तो उसके हिसाब से भी। अच्छा, तुम्हारी जो है वो पिकिंग पावर बहुत अच्छी है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो पिकिंग पावर में ये बताओ कि इसमें एक चीज़ आज आपको बताता हूँ, जिन लोगों की पिकिंग पावर अच्छी होती है उनमें एक रियलाइजेशन का फैक्टर होता है। जो
अगर जिनको पता है वो तो रियलाइज़ करते हैं फ़ौरन, मगर कुछ लोग जो हैं वो कभी कभी रियलाइज़ करते हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा चलता है? ये हर किसी के साथ नहीं होता, हाँ मेरे साथ ज़्यादा है पिकिंग पावर के अंदर। क्योंकि आप जब रियलाइज़ करते हो कोई काम करते हुए या करने से पहले या ख़ास तौर पे करने के बाद, तो उसको आप अपने आप को रिकरेक्ट करते हो। अगर जो लोग जो पिकिंग पावर अच्छी है उनकी पिक जल्दी कर लेते हैं, कोई भी मामला, ज़रूरी नहीं है स्टडीज़ के ही हिसाब से हो, लाइफ में कोई भी चीज़ हो, टेक्निकल दिमाग है तब भी वो पिक कर लेंगे, लॉजिकल माइंड है वो भी पिक कर लेंगे, लॉजिकल थिंग्स है वो भी, इलेक्ट्रिकल, इस तरह मैकेनिकल और बहुत सारी फील्ड्स हैं उनमें पिकिंग पावर हो। ज़रूरी नहीं होता किसी की पिकिंग पावर जो है वो वीक है। आप आम लोगों को भी पिक कर लेते हो, बात के हिसाब से आप जज कर लेते हो और उनकी मेन कोर तक पहुंच जाते हो कि ये बंदा कैसा है और इसमें क्या क्या अच्छी और बुरी स्किल्स हैं। तो ये भी एक पिकिंग है कि आप सामने वाले की बात जल्दी समझ जाओ, वरना बहुत से लोग ट्यूबलाइट भी कहलाते हैं। ऐसा ही है। तो पिकिंग पावर वाले जितने होंगे उनको जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन का ज़्यादातर मसला होगा, वो यकसुई नहीं रख सकते। तो जब यकसुई रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सही होगी। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप अकेले अपने साथ ना टाइम गुजारना चाहते हो। तो जब अकेला कोई छोड़ता नहीं है, ख़ास तौर पे शादीशुदा अफराद तो या बच्चे या फिर और किसी वजह से आप अकेले नहीं रहते, तो आप ढूंढते हो, चाहे वो गाड़ी चलाते हुए अकेले हो, बाइक चलाते हुए हो, किचन में हो, आप वॉक कर रहे हो या इवन मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो, तो आपकी रियलाइजेशन एक्टिव हो जाती है। वहाँ ये किया था अब मुझे नहीं करना, अब वहाँ ये रिज़ल्ट आया था अब मुझे ये नहीं करना। तो ऐसे लोग जो हैं वो दो बातें और मैं उनको एडवाइस करूँगा कि वो अपनी शेयरिंग और प्लानिंग ना करें, ऑन स्पॉट करें, वो हमेशा कामयाब रहेंगे क्योंकि उनकी पिकिंग पावर बहुत अच्छी है और उस पिकिंग पावर की बेस पर वो हमेशा कामयाब होंगे, उनके 100% काम होंगे। क्योंकि हर चीज़ के साथ एक नेगेटिव चीज़ भी होती है, जब आप नेगेटिव को कंट्रोल कर लेंगे तो वो चीज़ पॉजिटिव आपको मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही इर्तज़ा? जी बिल्कुल। तो कुछ आगे अपने और प्लान्स बताओगे कि लोगों को किस तरफ एज अ स्टूडेंट, तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, तो जो तुम एजुकेशन ले रहे हो कंप्यूटर की, क्या बाकी लोगों को भी लेनी चाहिए या इस कंप्यूटर फील्ड को के अलावा कुछ ऐसा देखें? क्योंकि बहुत सारे लोग आके कंप्यूटर में फंस जाते हैं क्योंकि कंटिन्यू इसमें जो है वो पढ़ाई है और कंटिन्यू जो है लर्निंग है। इवन आपको जॉब भी मिल जाए, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, कोई नया टूल आ गया मार्केट में, उसको आपने देखना है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि पीछे अगर देखें तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा वाइट वॉश होता जा रहा है कंप्यूटर का। जी बिल्कुल, ऐसा सीन है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पहले नया गया था तो मुझे लगता था कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर आपको रियल प्रैक्टिकल लाइफ की इम्प्लीमेंटेशन सिखाएंगे, आपका काम सारा वैसा होगा जैसे आपको बाहर जॉब के लिए ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बच्चों की ऐसी सोच देखी है कि 4 साल बाद ग्रेजुएट होकर हम जॉब करेंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है कि यूनिवर्सिटी के साथ आप जॉब शुरू करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में लाजमी नहीं है कि सेकेंड और थर्ड से आप शुरू कर लें, लेकिन आपको अपनी स्किल्स पॉलिश करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना स्किल्स के आप 4 साल बाद निकलेंगे तो 4 साल बाद निकलना ऐसा है कि वो जलील होकर आप जाते हो। और यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन ऐसी है कि वो हमारा सिलेबस आउट ऑफ डेट हुआ है, सही है। अपने हमारे बच्चों को शऊर नहीं है, कोई क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिव काम नहीं करता, हर कोई रील्स देख रहा होता है, किसी को कोई नए फ्रेमवर्क्स या किसी नई लाइब्रेरी, किसी को कोई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, किसी चीज़ का नहीं पता होता। बस यूनिवर्सिटी बस इसलिए ज्वाइन करते हैं कि भाई एंजॉय करेंगे 4 साल अपने बैचलर्स लाइफ, इसके बाद कोई जॉब ढूंढेंगे, लाइफ में सीरियस होंगे। तो ये बहुत गलत है। प्री प्लानिंग हमें लाजमी पहले से रखनी चाहिए और इंटर्नशिप करें। ऐसा लाजमी नहीं है कि फुल टाइम जॉब करें मेरी तरह, एटलीस्ट इंटर्नशिप करें और अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करके कोई अब्रॉड बाहर के लिए अप्लाई करें या पाकिस्तान में अपने आप को इतना पैरों पे खड़ा कर लें कि आप अच्छा पैकेज अचीव कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इर्तज़ा। इसी के साथ मैं आपसे जो है इजाज़त चाहने से पहले कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मौजूद है इस कायनात में, इस दुनिया में। प्रॉब्लम, जब हम इस दुनिया की मखलूक हैं और प्रॉब्लम भी इसी दुनिया के हैं, तो सॉल्यूशन भी इसी दुनिया में ही है। सिर्फ आपको राइट टाइम पे राइट बंदा तलाश करना है कि जो आपके प्रॉब्लम को समझे और आपको एक्सप्लेन करे। नहीं तो आपको अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप खुद अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी रियलाइजेशन और इस तरह के अवेयरनेस
चीज़ों को जानें, पढ़ें, देखें, वीडियोस देखें और फिर उसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि आपको पता लग सके दूसरे क्या कर रहे हैं तो आप अपना किबला सीधा कर सकें। बहुत से लोग आते हैं मेरे क्लिनिक में, बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों में फंसे होते हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता, उसी जो उनके इर्द गिर्द जो एक जाला बुना हुआ होता है, उन्होंने उसी में से फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते निकलने लगते हैं और लोग फिर एक अपने लाइफ लाइन सीधी होती है और फिर उसमें आगे बढ़ना शुरू होते हैं। तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके रखें और अपने जो दोस्त यार हैं या अजीज़ व क़ारिब बहन भाई हैं, जो आपके लव वंस हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको वो दुआएं दें कि वो जिस मसले में फंसे हुए हैं शायद इसी में उनका भी कहीं ना कहीं सलूशन मौजूद हो। और ये वो चीज़ें जो हम शर्माते भी हैं कि हमें कोई साइको कह देगा, अब ये चीज़ें नॉर्मल हैं। आप उस कैफियत से बचें जो आपको यूरोप में और अमेरिका में मिलेंगी कि हर थोड़ी देर बाद एक गोली की डब्बी खोलते हैं, बॉक्स खुलता है, उसमें से एक गोली आप खाते हैं और बॉक्स बंद करके रख लेते हैं। आपने मोस्टली फिल्मों में देखा है, ये रियल में भी ऐसे ही होता है। वहाँ पे वो लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, इतनी एंजाइटी में रहते हैं, शेयरिंग नहीं है उनकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जिसकी बेस पर जो है वो अकेले रह जाते हैं और फिर वो दवाइयों पे चले जाते हैं। हमारा माशरे में अभी भी बहुत कुछ बाकी बचा हुआ है, जैसे कंबाइन फैमिली है या दोस्त यार हैं, मोहल्ले वाले हैं, शोर शराबा भी है, हर अच्छे और बुरे काम इधर हो रहे हैं तो हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। तो ये भी एक नेमत मेरे हिसाब से है। बेशक हमें सुधरना चाहिए और आवाम जितनी अच्छी होगी और जितने अच्छे हमारे गलियां और रोड होंगे, मुल्क होगा, उतने हम तहज़ीब याफ्ता भी कहलाएंगे। मगर तहज़ीब हमारे घर में भी मौजूद है, हमारे ख़ानदान में मौजूद है। वो क्या है? हमारा एसेंस, हमारी रवायात, हमारी ट्रेडिशंस क्या हैं। आज हम जो है वो चल तो पड़े किसी और के कहने पे, किसी और की ट्रेडिशन को, कल्चर को अडॉप्ट करके, मगर अपने कल्चर को जैसे जैसे हम छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ दिया है, तो हम उन्हीं की तरह उनकी प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं और फंस चुके हैं काफ़ी हद तक। तो निकलने का एक ही ज़रिया है कि अपने आप को थोड़ा सा रिवर्स में करें और अपनी रवायात, अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करें। वो बहुत रिचुअल्स हैं उनके अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खाना पीना, उठना बैठना, मिलना जुलना और शेयरिंग करना, गेट टुगेदर करना, ये वो चीज़ें हैं जो आपको चाचा, मामा, ताया, फुप्पो, फुप्पा और खाला, खालू और मामू और इस तरह बहुत सारे लोगों से करीब करते हैं। और लोगों की जो एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती है बातों के थ्रू, और एक महफिल में बैठ के या एक क्लास में बैठ के या वो आप मोबाइल पे ऑनलाइन बात करके या कोई प्रोग्राम देख के, जस्ट मेरी वीडियो भी देख के, वो एनर्जी इतनी नहीं, मोटिवेशन फैक्टर बढ़ेगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो बेहतर ये कि फ़िज़िकली जो है वो लोगों से इंटरेक्शन करें, लोगों को फेस करें। मोबाइल पे बैठ के दुनिया नहीं घूमें, कोशिश करें अपनी आंखों से या अपने कदमों से भी चल सकें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। सदा खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें अपने ख़र्चे पर। अस्सलाम वालेकुम।